गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास सेकंड बुक का थर्ड लेसन है, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट यानी कि नियोजित विकास की राजनीति। थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो केस स्टडी से इस लेसन की जो है वो ओपनिंग होती है। तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा इंडिया के एक स्टेट्स है। जब भारत को जब फ्रीडम मिली, भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत ने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए उसी पर हम बात करेंगे। इससे पहले दो लेसन्स में हम राजनीति के बारे में और किस तरह से स्टेट्स की जो है वो स्टेट्स का निर्माण हुआ, किस प्रकार से अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया गया, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो थर्ड लेसन है उसमें इकोनॉमिकली इंडिया ने ग्रोथ करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या प्लानिंग बनाई, उसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और जो हमारा लेसन है वो केस स्टडी से जो उसकी ओपनिंग होती है, उड़ीसा से रिलेटेड केस स्टडी है। उड़ीसा आयरन और काफ़ी मिलता है उड़ीसा के अंदर। आयरन और का मीन है यहाँ पर कि उड़ीसा के अंदर जो लौह खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उड़ीसा के अंदर एक जो है फैक्ट्री लगाई जाए। फैक्ट्री मीन्स पोस्को नाम दिया गया उस फैक्ट्री को। पोस्को प्लांट्स लगाया जाए, स्टील प्लांट था ये, स्टील का कारखाना उड़ीसा के अंदर सेटअप किया जाए। उसके लिए MOU पर सिग्नेचर किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU की फुल फॉर्म जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखी होगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो सेटअप किया गया, इसमें क्या क्या इसके प्रॉफिट क्या थे, लॉस क्या थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट्स क्या है, लाभ क्या हुए होंगे इस कारखाना लगने के, भारत को क्या बेनिफिट्स क्या था। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाती कि जो भारत के पास पूंजी है वो भारत लगा सकता था फैक्ट्री के अंदर, और विदेशों से भी जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर सकते थे। दूसरा था कि भारत के अंदर फैक्ट्रीज लग सकती थी, यानी कि अगर भारत में फैक्ट्री लगेंगी तो फिर भारत का औद्योगिक विकास हो जाएगा। तो ये दो प्रॉफिट थे। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, दूसरा फैक्ट्री की स्थापना यानी उद्योग धंधे स्थापित हो सकते थे। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रोजगार पैदा होता। जब फैक्ट्री लगेगी तो नॉर्मल सी बात है, लोगों को उससे काफ़ी रोजगार मिलता है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट होती, भारत की डेवलपमेंट होती, यानी कि भारत का विकास होता। जैसे जैसे हम औद्योगिक रूप से विकसित होते हैं, जैसे जैसे हम औद्योगिक रूप से सेटअप होते हैं, वैसे वैसे देश ग्रोथ करता है, यानी भारत का और उस देश का विकास होता है। विकास किस रूप में? रोड्स बनते, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसा है वो लगाया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी पैदा होगी। फैक्ट्री जो हमारे पास फैक्ट्रियां स्थापित, कारखाने लगाए जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डेवलपमेंट विकास होगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ इस कारखाना लगने के, स्टील प्लांट्स लगने के कुछ लॉसेस भी थे, कुछ हानियां भी थी। वो लॉस क्या थे? एक तो जो वहाँ की जो उड़ीसा की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ट्राइबल पॉपुलेशन का अर्थ है यहाँ पर जो जनजातीय लोग थे वहाँ के, उनको डर था। किस चीज़ का डर था? कि अगर वहाँ पर फैक्ट्री लग गई, अगर वहाँ पर स्टील प्लांट लगा दिया गया तो उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, यानी उन्हें अपना स्थान को छोड़ना पड़ेगा, यानी वो विस्थापित हो जाएंगे, उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये डर काफ़ी बड़ा डर था उनके मन में, जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसके मन में। दूसरा था कि जब फैक्ट्री लगेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा डर था, ये लॉस था कि जैसे जैसे उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं वैसे वैसे उस देश में जो है पोल्यूशन जो है, यानी कि वो देश के अंदर जो प्रदूषण है उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ फिर सरकार ने क्या क्या डिसीजन लिए,
सरकार ने ये सोचा कि अगर ये फैक्ट्री नहीं लगी, अगर ये स्टील प्लांट्स नहीं लगा तो कहीं ना कहीं एक बैड एग्जाम्पल सेटअप होगा। अगर ये बैड एग्जाम्पल सेटअप हो जाएगा तो भारत के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे और विदेशों से कोई इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आएगा। इसके साथ साथ भारत के जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो भी भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है, गवर्नमेंट ने डिस्कस किया, डिस्कशन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों से बात की गई, उद्योगपतियों से बात की गई और एक मतलब उन्होंने एक डिस्कशन किया, एक विचार विमर्श किया ताकि ये उद्योग धंधे जो है वहाँ भारत में स्थापित किए जा सके। तीसरा था कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात थी उसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, एक्सपर्ट से डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम इस उद्योग को स्थापित करें ताकि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। अब हम बात करेंगे लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी की। ये पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं। लेफ्ट पार्टी क्या है? फेवर में होती है किसके? पुअर की फेवर में होती है। पुअर मीन्स गरीब लोगों के हक की बात करती है। हेल्पलेस कमजोर लोगों की बात करेगी। सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट पॉलिसीज को। उन गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करती है जिससे गरीब लोगों को बेनिफिट्स हो। यानी कि लेफ्ट पार्टी उन्हीं पॉलिसीज को सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की उन्हीं पॉलिसीज को सपोर्ट करती है जिससे गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। लेकिन अगर हम बात करें राइट पार्टी की तो राइट पार्टी बिलीव करती है फ्री कंपटीशंस में। फ्री कंपटीशंस की बात अगर हम करें तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर इसका बिलीव होता है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है बाजारवाद की बात करेगी ये। बाजारवाद का अर्थ ये है कि प्राइवेटाइजेशंस की बात करेगी, निजीकरण की बात होती है। ये पार्टी निजीकरण के हक में होती है कि लोग उद्योग धंधे लगाएंगे, अपना सामान बनाएंगे, अपने हिसाब से अपने मर्जी से मूल्य डिसाइड करेंगे और मार्केट में उसको उतारेंगे और बेचेंगे। मतलब उनका गरीबों से या उनका हेल्पलेस लोगों से या किसी को बेनिफिट्स देने से कोई मतलब नहीं होता। उनका सिर्फ और सिर्फ जो मतलब होता है वो लाभ कमाना होता है, यानी इंश्योर प्रोग्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस की बात करेंगी। ये हमने बात की लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी की। उसके बाद है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। भारत ने विकास करने के लिए किन किन आयामों को अपनाया? अगर हम बात करें जो उड़ीसा था जिसमें स्टील प्लांट्स लगाने की बात हुई, तो सिर्फ उड़ीसा में स्टील प्लांट्स लगाना ही इनफ नहीं था डेवलपमेंट के लिए। यानी विकास के लिए सिर्फ उड़ीसा में ही स्टील प्लांट्स लगा देना ही परिपूर्ण नहीं था। इसके लिए हमें पूरे देश में अलग अलग उद्योग धंधों को, अलग अलग प्रकार के रोजगार पैदा करने की जरूरत थी। दूसरा है डेवलपमेंट डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस। अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्शंस के लिए जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ हैं। किसी ने कहा कि शहरों का विकास होगा तो भारत का विकास है, किसी ने कहा गांव का विकास होगा तो भारत का विकास है, किसी ने कहा कृषि का विकास होगा तो भारत का विकास है, किसी ने कहा उद्योग धंधों का विकास होगा तो भारत का विकास है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग सेक्शंस के लिए जो डेवलपमेंट की मीनिंग है, जो डेवलपमेंट का अर्थ है, वो अलग अलग था। कृषि वालों को ये लग रहा था, फार्मिंग वाले ये सोच रहे थे कि फार्मिंग की अगर डेवलपमेंट होगी तो इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा, वो डेवलप हो जाएगा। और लेकिन उद्योग धंधे वालों का ये मानना था, फैक्ट्री या जो अमीर थे, जो धनाढ्य लोग थे, उनका ये मानना था कि जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो भारत का विकास होगा। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत को फ्रीडम मिली, तो भारत को जब फ्रीडम मिली तो भारत के पास दो मॉडल थे। दो मॉडल कौन कौन से थे? एक था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म। यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दो प्रकार के मॉडल भारत के पास थे।
कैपिटलिस्ट का मतलब है पूंजीवादी और सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। तो वो भारत पर डिपेंड करता था कि उस परिप्रेक्ष्य में भारत कौन से मॉडल को अडॉप्ट करता है। क्या भारत कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करेगा, क्या भारत पूंजीवाद की तरफ जाएगा, या भारत सोशलिस्ट मॉडल को या अडॉप्ट करेगा, यानी या भारत साम्यवाद की या समाजवाद की तरफ जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट बुक है उसमें, कि जो कैपिटलिस्ट है उसका जो संरक्षक देश था वो अमेरिका था, यूएसए था, और जो सोशलिस्ट है इसका जो समर्थक देश थे वो रसिया था, यानी कि रूस था। लेकिन भारत ने दोनों ही मॉडल्स को अडॉप्ट नहीं किया, कोई भी मॉडल दोनों में से इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया। भारत ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल का यहाँ मतलब है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि कुछ सेक्टर तो उन्होंने इंडिया ने गवर्नमेंट के पास रखे, कुछ सेक्टर को उन्होंने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। यानी कि भारत ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों प्रकार के मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, और उसने सिर्फ कैपिटलिस्ट को या सिर्फ सोशलिस्ट मॉडल को नहीं अडॉप्ट किया, बल्कि उसने मिक्स्ड मॉडल को अडॉप्ट किया, यानी उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। उसके बाद है हमारे पास प्लानिंग कमीशंस, यानी कि योजना आयोग। जब भारत आज़ाद हुआ तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी है। ये फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ यहाँ पर ये है कि इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होता। सेटअप कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1950 को, यानी कि 1 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन होंगे इसके, यानी इसके अध्यक्ष होते हैं। प्लानिंग कमीशंस के अध्यक्ष हमेशा ही जो देश का प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, वही हमेशा प्लानिंग कमीशंस का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होता है। प्लानिंग कमीशन करता क्या है, उसके काम क्या क्या है, वर्किंग क्या करता है वो। नंबर 1, 5 इयर्स प्लान बनाए गए, पंचवर्षीय योजनाएं प्लानिंग कमीशंस तैयार करता है। काफ़ी बार ये योजनाएं 1-1, 2-2 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं कई बार ख़त्म हो गई थी, परंतु अगर भारत में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पंचवर्षीय योजना ना बनाकर 1 ईयर या 2 ईयर प्लान्स भी बनाए गए थे। तो ये प्लानिंग कमीशंस का ही काम होता है, योजना आयोग का ही काम होता है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है कि 5 साल तक देश में किन किन सेक्टर पर, किन किन क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा। बजट को अप्रूवल देता है प्लानिंग कमीशन। बजट जो होता है ये हर साल हमारे देश की पार्लियामेंट में फरवरी मंथ के अंदर बजट पास होता है। तो बजट के बारे में जो प्लान बनाया जाता है वो भी प्लानिंग कमीशंस का ही काम होता है। बजट अप्रूवल करना, किस सेक्टर को कितना बजट अलोकेट किया जाएगा, कितना बजट मिलेगा, ये भी प्लानिंग कमीशंस का ही काम होता है। बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लान और नॉन प्लान। प्लान का मतलब है योजनाबद्ध बजट होगा जो फिक्स होता है, वो प्लान हो जाएगा 1 साल के लिए कि इस क्षेत्र पर इतना बजट खर्च करना ही करना है। परंतु कई बार देश में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की बात करें, चाहे वो प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी प्रकार की कोई अन्य घटना अगर देश में घट जाती है, तो उसके लिए नॉन प्लान यानी कि बिना योजना का बजट रखा जाता है। वो बजट फिर उस क्षेत्र पर खर्च किया जाता है जिसका कोई प्लान नहीं होता। यानी आकस्मिक तरीके से अचानक अगर देश के ऊपर कोई विपदा आ जाती है तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन कुछ बजट सेव रखता है अपने पास, ताकि वो उस टाइम खर्च किया जा सके। डिस्कशन करता है अलग अलग सेक्शंस के साथ प्लानिंग कमीशंस, अलग अलग सेक्शंस के साथ डिसीजन लेकर उनके साथ विचार विमर्श करके फिर प्लानिंग कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र को कितना बजट अलोकेट किया जाए, बांटा जाए, दिया जाए। प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं, वैसे तो भारत में 11 से 12 के करीब पंचवर्षीय योजनाएं लगभग अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं।
लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ फर्स्ट 2 जो 5 इयर्स प्लान्स है उसके बारे में दिया हुआ है, तो हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 5 इयर्स प्लान है यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना है, वो 1951 से लेकर 1956 तक थी, लागू की गई थी। योजना को बनाने वाले थे जो, वो थे के.एन. राज, यंग इकोनॉमिस्ट थे ये। के.एन. राज यंग इकोनॉमिस्ट यानी कि ये एक युवा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस योजना को प्लान किया था। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट की जो रेट है उसको फास्ट नहीं रखा जाए। अगर हम डेवलपमेंट की रेट को फास्ट रखेंगे तो ये इंडेंजर्ड फॉर डेमोक्रेसी यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये एडवाइस दी कि जो हमारी पहली योजना होगी, पहली पंचवर्षीय योजना होगी, उसकी रेट को हम स्लो रखेंगे यानी कि धीरे धीरे विकास की तरफ हम गति करेंगे, ना कि एकदम से। इस योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, ज़्यादा अहमियत दी गई थी। एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करें तो डैम और इरिगेशंस का जो पोर्शन है, जो सेक्टर है, उस पर ज़्यादा काम किया गया था। इसी योजना के तहत भाखड़ा नग्गल डैम का निर्माण किया गया था। भाखड़ा नग्गल डैम से जो है काफ़ी सारी नहरें निकाली गई थी जिससे इरिगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था स्थापित की गई थी। और सिंचाई की व्यवस्था स्थापित होने के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता था, विकास कर सकता था। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास पंचवर्षीय योजना है जिसे 1956 से लागू किया गया और चली कब तक, ये 1961 तक ये चली थी। सेकंड जो हमारे पास 5 ईयर प्लान है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया। जो हमारे भारी उद्योग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। और इस योजना का जो योजना को प्लान करने वाले थे वो थे पी.सी. मलनोबिस। उन्होंने इस योजना को प्लान किया था, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप में इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना में उन्होंने ये सलाह दी कि जो डेवलपमेंट होगी शुड बी फास्टर, कि जो ग्रोथ होगी या विकास की जो दर होगी उसको अब तेज किया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था कि विकास की दर को स्लो रखा जाएगा, फास्ट नहीं रखा जाएगा। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय लिया गया कि जो विकास की दर है उसको तेज रखा जाएगा। किस किस क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित रही ये योजना? हैवी इंडस्ट्रीज, भारी जो उद्योग धंधे हैं उन पर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि विद्युत विभाग है, बिजली क्षेत्र है, रेलवे है, या स्टील है, स्टील की जो कंपनियां हैं, या मशीनरीज है, जो मशीन बनाने वाले उद्योग हैं, या फिर जो कम्युनिकेशंस वाला क्षेत्र है यानी कि जो संचार के क्षेत्र है। तो ये बात हमने की पंचवर्षीय योजनाओं की, जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाई गई थी।